हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाल्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एनाल्स स्कूल ऑफ हिस्ट्री कोई स्कूल नहीं था। ये एक तरह की विचारधारा थी जिसे कुछ लोगों ने स्टार्ट किया। और इसमें क्या था कि जैसे कि कुछ इतिहासकारों ने नए नए विषयों जैसे कि भौगोलिक विषय, सामाजिक विषय, मानसिकताओं के इतिहास, इन सब चीज़ों को जो है इन इतिहासकारों ने लिखना चालू किया। जबकि इससे पहले के जो इतिहासकार क्या करते थे, वो राजनीतिक विषय के बारे में लिखते थे ज़्यादातर, जैसे युद्धों के बारे में, किसी ने राजा ने किसी को हरा के जीत लिया, उसको उसके साम्राज्य जीत लिया, इन सब के बारे में। लेकिन जो ये एनाल्स था, इसने एक नई विचारधारा लागू की कि नहीं, अब हम राजनीतिक से हट करके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक इतिहास, इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। एनाल्स इतिहास एक समग्र इतिहास लेखन का उपागम था। एनाल्स में उस समय प्रचलित सभी प्रवृत्तियां इतिहासवादी और प्रत्यक्षवादी, व्यक्तिवादी एवं समूहवादी, समाज और संस्कृति, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दे और घटनाएं, नदी सागरों का इतिहास इत्यादि सभी सम्मिलित थे। एनाल्स स्कूल का नामकरण 1929 में आरंभ फ्रेंच हिस्टोरिकल जर्नल एनाल डी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशल के आधार पर हुआ। 1929 से ही एनाल्स स्कूल का प्रभाव इतिहास लेखन एवं पद्धतियों में स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस जर्नल के संस्थापक फ्रांसीसी इतिहासकार लुसिन फैब्रे और मार्क ब्लॉक थे। ये दोनों ही बाद में एनाल्स स्कूल के पथ प्रदर्शक बने। बाद में अन्य इतिहासकार फर्नैंड ब्रॉडल, जैक्स ली गॉफ, रॉबर्ट मॉन्ड्रो एवं इमानुअल री लॉय लाउडरी इसमें शामिल हो गए। इतिहासकारों के इस समूह ने एकीकृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लिखकर एनाल्स स्कूल को एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। एनाल्स इतिहास लेखन एक समग्र इतिहास लेखन था जिसमें अतीत की घटनाओं के सभी पक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणिक, जनसांख्यिकीय आदि सम्मिलित थे। एनाल्स परंपरा मात्र दार्शनिक विचारधारा न होकर अतीत की समस्याओं तक पहुंचने की एक ऐतिहासिक पद्धति है। इसमें सिद्धांतों के स्थान पर शोध पद्धति पर बल दिया गया। ऐतिहासिक अध्ययन के पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग हटकर इसमें ऐतिहासिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। किसी घटना के घटित होने में यह परंपरा कई कारणों को जिम्मेदार मानती है। इस पद्धति में साधारण घटनाओं को भी महत्व दिया गया है। वस्तुनिष्ठता को महत्व देते हुए एनाल्स परंपरा में विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया है। एनाल्स परंपरा में राजनीतिक इतिहास से परहेज किया गया है, मगर राजनीति से जुड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों को शामिल किया गया है। एनाल्स इतिहास में परंपरावादी इतिहास से अलग हटकर एक समग्र इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इसके अनुसार ऐतिहासिक घटनाएं अलग अलग करके नहीं समझी जा सकती। इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर ही इन्हें समझा जा सकता है। एनाल्स परंपरा का मानना है कि ऐतिहासिक समस्याओं के समाधान के लिए इतिहास के स्रोतों से सही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथ्य एकत्रित करने चाहिए। एनाल्स स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने शोध की गुणवत्ता के लिए अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों को तोड़कर एक सार्वभौमिक पद्धति अपनाने पर बल दिया। पृष्ठभूमि: 1920 के दशक में विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और फ्रांस ने अपने प्रतिद्वंदी जर्मनी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। फ्रांस के महान प्रभाववादी चित्रकार क्लाउड मोनेट ने अपनी अत्यंत मशहूर कृति ले नाइफिस और द वाटर लिलीज को विजय के बाद फ्रांस को भेंट किए गए फूलों के एक गुलदस्ते के रूप में चित्रित किया और एकदम पेरिस के मध्य में एल ऑरेंजेरिया नामक संग्रहालय बनाया गया जहां इसका प्रदर्शन किया जा सके। लेकिन कुछ समय बाद महान आर्थिक मंदी की छाया मंडराने लगी थी और यह तय था कि यह मंदी जल्द ही सारी दुनिया के समाज और अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेगी, और फ्रांस भी उन्हीं देशों में से एक था। यह बिल्कुल नई स्थिति थी जिसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था जिसे एक नए जवाब की ज़रूरत थी। नए जवाब के लिए नई पद्धतियों का इस्तेमाल आवश्यक बन गया। इतिहास लेखन की इसी ज़रूरत ने एनाल डी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशल की स्थापना को रेखांकित किया। इसके अलावा इसका एक बौद्धिक संदर्भ भी था।
19वीं शताब्दी में अनेक नए विषयों ने जन्म लिया, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, मानव विज्ञान, मानव भूगोल और मनोविज्ञान उल्लेखनीय थे। ये विषय बिल्कुल नए और ऊर्जा से भरे थे। पूर्व के इतिहासकारों ने केवल राजनीतिक इतिहास पर बल दिया, जैसे एक शासक ने दूसरे शासक को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। एनाल्स के मानव विज्ञानियों और भूगोल के विद्वानों ने महसूस किया कि इतिहासकारों ने इन तथ्यों की अवहेलना की। वस्तुगत सच्चाई मानवीय व्यवहारों, उनकी आदतों और जीवन में उपस्थित स्थितियों के अंदर भी छुपी होती है। समाज विज्ञान की यही दृष्टि अब उभर कर सामने आ रही थी, जो इतिहास के दायरे से अब तक बाहर थी। इतिहास पर हुए इस प्रहार ने दो युवा इतिहासकारों को काफ़ी बेचैन कर दिया। लूसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक ने जिस तरह का इतिहास पढ़ा था और जिस तरह का इतिहास पढ़ाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, इससे वे बहुत अप्रसन्न थे। इसके अलावा नए नए विषयों से जो अंतर्दृष्टि मिल सकती थी, उनके प्रति वे काफ़ी संवेदनशील थे। वे इस बात से असंतुष्ट थे कि जो विषय एक दूसरे के इतने घनिष्ठ हो सकते हैं, वे एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। जनवरी 1929 में उन्होंने एक नई पत्रिका एनाल दी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशल का प्रकाशन शुरू किया। प्रारंभ में इस पत्रिका ने समकालीन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि पैदा हो रहे संकट की जड़ों तक पहुंचा जा सके और उन्हें समझा जा सके। समय बीतने के साथ इसने बड़ी तेजी से मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। पत्रिका में लिखे गए संक्षिप्त संपादकीय में इन दोनों ने अत्यंत प्रभावकारी ढंग से इसकी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की विशेषज्ञता में डूबा हुआ बड़ी मेहनत के साथ अपने हिस्से के खेत की जुताई में लगा हो और इसके साथ ही अपने पड़ोसी को समझने का भी प्रयास करे, तो ये अच्छा ही होगा। लेकिन एक दूसरे से अलग करने वाली दीवारें अक्सर इतनी ऊंची उठा दी जाती है कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। इस पर ही आर्थिक इतिहास का भविष्य निर्भर करता है और तथ्यों की सही जानकारी भी इस पर ही निर्भर करती है, जो आने वाले कल में समग्र इतिहास का रूप ले सकेगी। समग्र इतिहास वह चीज़ थी जिसे आंशिक इतिहास के स्थान पर एनाल्स तैयार करना चाहता था। वही सच्चा इतिहास भी होगा। समग्र इतिहास और सच्चा इतिहास इस विषय के क्षेत्र को विस्तार देते थे। अतीत का कोई भी हिस्सा और कोई भी पहलू इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर नहीं था। इस प्रकार अन्य विषयों की चुनौती का मुकाबला करने तथा इन विषयों की अंतर्दृष्टि को अपने में समाहित करने की गुंजाइश पैदा की गई। लूसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक ने समाज में मानव जीवन की घटनाओं को गहन एवं विस्तृत रूप से विश्लेषित किया। इनसे पूर्व हेनरी बर्गसन ने 1900 में रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका का आरंभ किया। बर्गसन ने समाज में मानवीय क्रियाकलापों को संकलित करने के उद्देश्य से 100 भागों में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक लिखने की योजना बनाई, किंतु वह अपनी यह परियोजना पूर्ण ना कर सके। फिर भी उन्होंने एनाल्स इतिहास लेखन के लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त कर दिया। लूसियन फेब्रे एनाल्स स्कूल के प्रमुख संस्थापक थे। उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन में भिन्न भिन्न स्रोतों के उपयोग की पैरवी की। फेब्रे ने प्रारंभ में स्ट्रासबर्ग में अध्यापन कार्य किया। बाद में वे आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए सोरबोन विश्वविद्यालय चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वे ब्राज़ील के नगर रियो डे जनेरियो में गए एवं वहां उन्होंने अपने विचारों से कई इतिहासकारों को प्रभावित किया। इससे एनाल्स परंपरा भी आगे बढ़ी। कुछ समय फेब्रे ने कॉलेज दी फ्रांस में भी अध्यापन कार्य किया। लूसियन फेब्रे की प्रथम महत्वपूर्ण कृति रीजन्स ऑफ फ्रांस फ्रेंच कॉम्टे थी। भौगोलिक विशिष्टताएं इस कृति की प्रमुख विषय वस्तु थी। फेब्रे की अगली कृति फिलिप सेकंड एंड फ्रेंच कॉम्टे 1911 में आई। इस कृति में सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों को प्रमुखता दी गई। 1922 में उनकी अगली पुस्तक द अर्थ एंड सोशल एवोल्यूशन आई। ऐतिहासिक घटनाओं में उन्होंने भौगोलिक कारकों को महत्वपूर्ण माना। 1928 में उनकी अगली कृति मार्टिन लूथर पर थी। इससे इतिहास लेखन में जीवन गाथा के प्रयोग को नई राह मिली। उन्होंने सांस्कृतिक इतिहास पर भी एक कृति लिखी। इसमें उन्होंने आधुनिक यूरोप के पुनर्जागरण पर बौद्धिक विचारों के प्रभाव का अध्ययन किया। इस प्रकार विभिन्न कृतियों के माध्यम से फेब्रे ने इतिहास को अन्य दूसरे विषयों समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल एवं पारिस्थितिक विज्ञान से संबंधित किया। मार्क
लियोपोल्ड बेंजामिन ब्लॉक का जन्म 6 जुलाई 1886 को फ्रांस के लियो नामक शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क ब्लॉक लूसियन फेब्रे के अनुयायी थे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट योगदान में से ऐतिहासिक शोध में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ब्लॉक ने अपना अध्यापन जीवन 1914 में स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय से आरंभ किया। बाद में सोरबोन विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। उन्होंने विश्व युद्धों में भाग लिया। ब्लॉक ने 27 वर्ष की आयु में परंपरागत इतिहास लेखन से हटकर 1913 में अपनी प्रथम कृति द आइसलैंड ऑफ फ्रांस की रचना की। उन्होंने वहाँ की मिट्टी, जलवायु, भाषा, पुरातात्विक अवशेषों एवं स्थापत्य कला आदि पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया। 1944 में उन्होंने द रॉयल टच की रचना की। इस कृति द्वारा उन्होंने इतिहास लेखन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसमें आम जीवन के विविध पक्षों को शामिल किया। उदाहरणार्थ इसमें बताया है, उस समय एक त्वचा रोग स्क्रोफुला होता था। लोगों की मान्यता थी कि यदि राजा इस व्यक्ति को स्पर्श कर ले तो वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। इसलिए यह रोग राजा के अनिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरह और क्यों राजभक्ति का फैलाव हुआ, क्यों इंग्लैंड एवं फ्रांस की आम जनता राजा को दैवीय प्रतिनिधि मानती है। इस प्रकार इस पुस्तक में ब्लॉक ने मध्यकाल में राजाओं की योग्यता पर जनता के विश्वास को दिखाया। इस प्रकार ब्लॉक ने असाधारण मुद्दों एवं विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लॉक ने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक द फ्रेंच रूरल हिस्ट्री में फ्रांस के मध्यकालीन ग्रामीण समाज का आलोचनात्मक वर्णन किया है। इसमें कृषि संबंधी तकनीकें, औजारों का प्रयोग, मिट्टी की प्रकृति, लोगों के व्यवहारों का स्थानीय समुदायों से संबंध एवं सिंचाई तकनीकों का विवरण दिया गया है। ब्लॉक को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1940 में प्रकाशित उनकी कृति द फ्यूडल सोसाइटी से मिली। इसमें उन्होंने दास्ता की उत्पत्ति के उपरांत यूरोप में सामंती समाज के विकास एवं उसकी प्रवृत्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने सामंती समाज के परिवर्तनशील पक्षों को दिखाने के लिए बहुत सारे तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें रोचक ढंग से सजाया है। द फ्यूडल सोसाइटी में कृषि, समाज, परिस्थितिकी, तकनीकी और कानूनी कारणों द्वारा किस प्रकार यूरोपीय सामंती समाज की उत्पत्ति हुई, इस पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चर्च की भूमिका एवं लोगों के सामान्य विश्वास की भी विवेचना की गई है। ब्लॉक ने अपनी पुस्तक द फ्यूडल सोसाइटी की रचना के लिए सामंतवाद के सभी पहलुओं पर ध्यान देकर इसके अध्ययन का समग्र और विशाल ढांचा खड़ा किया। उन्होंने फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी समय बिताया ताकि उस समाज के अवशेषों को बारीकी से समझा जा सके। यह काम उन्होंने वहाँ के वीरान पड़े खेतों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के स्तर पर भी किया। दूसरी तरफ लूसियन फेब्रे भावनाओं और विश्वासों के क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीफ इन द 16th सेंचुरी द रिलीजन ऑफ रेबेलियस में उन्होंने फ्रांसुआ रेबेला नामक एक केंद्रीय चरित्र को लिया जो ईसाई धर्म का कटु आलोचक था और जिसमें उसकी आस्था नहीं थी। नए नए क्षेत्रों में इतिहास के विस्तार के मामले में उनका विख्यात लेख सेंसिबिलिटी एंड हिस्ट्री, हाउ टू रिकंस्टिट्यूट द इमोशनल लाइफ ऑफ द पास्ट एक उल्लेखनीय काम था। इतिहास जगत में ब्लॉक का महानतम योगदान उनकी अपूर्ण रचना द हिस्टोरियंस क्राफ्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वे जर्मनी की जेल में थे तब उन्होंने इसका लेखन किया। यह कृति योजनाबद्ध शैली में ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है। उनका मानना था कि इतिहास को बांसुरी बनाने वाले के जैसा कार्य करना चाहिए, न कि मशीन चालक जैसा। उनका कहना था कि इतिहास का प्रमुख कार्य अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक संबंध बनाना है जो वास्तव में मानक मूल्यों की उन्नति में सहायक है। ब्लॉक की रुचि तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण में थी जिसके द्वारा उन्होंने मानव सभ्यता के महत्व का भली भांति अध्ययन किया। एनाल्स के प्रारंभिक अन्वेषणों ने पर्याप्त रुचि पैदा की और मनोवृत्तियों के अध्ययन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विद्वान माइकल वोवेल ने चर्च के दस्तावेजों में सुरक्षित रखे वसीयतों की छानबीन की ताकि मध्यकालीन और शुरुआती आधुनिक फ्रांस में मृत्यु के प्रति परिवर्तित होती मनोवृत्तियों को जाना जा सके। जैक्स ली गॉफ ने अपने प्रतिष्ठित लेख चर्च टाइम एंड मर्चेंट टाइम इन दी मिडल एजेस में यह पता करने की कोशिश की कि मध्यकालीन युग में समय के प्रति लोगों की प्रवृत्तियां किस प्रकार बदल रही थी। चर्च का समय अंतरिक्षीय अपरिमेय था, ब्रह्मांड के निर्माण से फैसले के दिन तक जिसका विस्तार था। दूसरी तरफ किसी व्यापारी के लेन देन के लिए ऐसे समय की जरूरत थी जो निश्चित हो,
जिसे दिन के हिसाब से मापा जा सके और जो एक ऐसी वस्तु हो जिसे व्यापारिक लेन देन के जरिए बेचा जा सके। यूरोप में मध्यकाल में इन दोनों के बीच का संघर्ष एक प्रमुख सामाजिक संघर्ष था। एनालवादी इतिहास लेखन की परंपरा में ली गॉफ एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस प्रकार की सीमाओं का मनोवृत्तियों के इतिहास के क्षेत्र तक विस्तार किया। यही स्थिति 1996 में अपनी मृत्यु तक जॉर्ज ड्यूबी की थी। मध्यकालीन यूरोप के संदर्भ में भूमि और श्रम के इतिहास से शुरू कर ड्यूबी ने शादी ब्याह, परिवार और महिलाएं, गिरजाघर और मध्यकालीन कल्पनाओं, खासतौर पर मध्यकालीन समाज को संचालित करने वाले मूल्यों के अध्ययन पर ध्यान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एनाल्स स्कूल के क्षेत्र में विस्तार हुआ। इस परंपरा को गति प्रदान करने में फर्नैंड ब्रॉडल, कीथ थॉमस, पियरे चानू एवं ई ली राय लाडुरे की अहम भूमिका थी। जनसांख्यिकी आंकड़ों, चर्च पंजिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को प्राथमिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किया गया। नवीन स्रोतों की खोज के साथ साथ विद्वानों ने अपना ध्यान स्रोतों से उठ रहे नए नए प्रश्नों पर भी केंद्रित किया। लूसियन फेब्रे और मार्क ब्लॉक का अनुसरण करते हुए फर्नैंड ब्रॉडल ने एनाल्स इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में ब्रॉडेल की प्रख्यात कृति द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप II प्रकाशित हुई। इस कृति में उनका एनाल्स दृष्टिकोण प्रखरता के साथ दिखाई देता है। इस कृति ने उन्हें फ्रांसीसी इतिहास लेखन के शीर्ष पर स्थापित किया। ब्रॉडेल जब जर्मनी में 1940 से 45 के मध्य कैदी के रूप में रहे, उस समय उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। इसमें कुल 6 लाख शब्द थे। इस रचना का वास्तविक प्रकाशन 1972 में हुआ। ब्रॉडेल की एक अन्य रचना मैग्नम ओपस थी, जिसके लिए उन्होंने विविध स्रोतों का भरपूर उपयोग किया। इस कृति में अधिकांश द्वितीयक स्रोतों की मदद ली गई। प्राथमिक स्रोतों के रूप में भूमध्य सागरीय वातावरण का उपयोग किया गया। ब्रॉडेल का स्रोतों सामग्री की भाषाओं जर्मन, स्पेनिश, इटालियन एवं बेल्जियम पर पूर्ण नियंत्रण था। इससे तथ्यों के संग्रह एवं उनके प्रस्तुतिकरण में निखार आया। अभिलेख के स्रोतों की प्राप्ति हेतु उन्होंने रोम, जिनेवा, फ्लोरेंस, पेनिस एवं सिमांकस के संग्रहालयों में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया। ब्रॉडेल की यह कृति 3 भागों में विभाजित है, जिसमें एनाल्स परंपरा को देखा जा सकता है। 1960-70 के मध्य ब्रॉडेल का फ्रेंच स्कूल ऑफ हिस्ट्री पर भी गहरा प्रभाव था। एनाल्स स्कूल के अन्य इतिहासकारों में ई ली राय लाडुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ब्रॉडेल की कई तकनीकों का उपयोग किया। उनकी उत्कृष्ट कृति द टेरिटरी ऑफ द हिस्टोरियन है। उन्होंने ऐतिहासिक शोध हेतु विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया है। मौसम संबंधी विवरण, वातावरण संबंधी इतिहास एवं पर्यावरण संकट का अध्ययन उनके ऐतिहासिक शोध के नवीन विषय थे। उनके द्वारा ग्रामीण ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण में गणना करने की तकनीक का प्रयोग किया गया। एनाल्स स्कूल के एक अन्य इतिहासकार पियरे चानू थे। ब्रॉडेल के नमूने पर ही उन्होंने अपनी कृति एटलांटिक ट्रेड लिखी। 1955 से 60 के बीच अपनी पत्नी की सहायता से उन्होंने 12 भागों में इस कृति का सृजन किया। इस पुस्तक में 1501 से 1650 ईस्वी तक अमेरिका के नए विश्व और स्पेन के मध्य व्यापार की उन्नति एवं अवनति का विवरण दिया गया है। उन्होंने संचार साधनों की परिवर्तित समस्याओं के बावजूद भी व्यापार के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया है। अन्य इतिहासकार अर्नेस्ट लाब्रोस ने भी अपनी रचना द क्राइसिस ऑफ द फ्रेंच इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द एंशियंट रेजिम एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन में इतिहास की ऐसी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को ढूंढने का प्रयास किया जो आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन को समझने में और एक हद तक उसके भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सके। लैब्रोस का निष्कर्ष था कि औद्योगिक व्यवस्था के विपरीत, जहां जरूरत से ज़्यादा उत्पादन आर्थिक संकट को जन्म देता हो, कृषि के क्षेत्र में अनाज का जरूरत से कम उत्पादन संकट की ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। विद्वान फिलिप एरिस खुद को नौसिखिया इतिहासकार कहना पसंद करते थे, क्योंकि जिस समय वह एक इतिहासकार थे उस समय भी इस पेशे से बाहर थे। वह इतिहास में कुछ प्रमुख नए विषयों के प्रवर्तक थे। उन्होंने मृत्यु की भावना तथा बच्चों के प्रति रुख को ऐतिहासिक छानबीन का विषय माना। उन्होंने लैंगिकता के मुद्दों, घरेलू और परस्पर आंतरिक संबंधों पर जोर देते हुए परिवार के इतिहास को केंद्र में ला दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में बचपन और इसकी पृथक जरूरतों की
मान्यता के इतिहास की खोज की, क्योंकि अब तक बच्चों को महज वयस्क के एक छोटे रूप के तौर पर देखा जाता था। अपनी दूसरी पुस्तक द आवर ऑफ आवर डेथ में मृत्यु के बारे में सोच पर विचार किया। सामाजिक इतिहास की पुनर्व्याख्या में ये महत्वपूर्ण हस्तक्षेप थे। समाज के हाशिए पर जो समूह पड़े थे उनकी प्रति काफ़ी समय से इतिहासकारों का एक आकर्षण था, लेकिन 1960 और 70 के दशक तक यह धारणा नहीं बन सकी कि हाशिए पर होना क्या है और मुख्य धारा के समाज से इसका संबंध क्या है। हाशिए पर पड़े लोग केवल वह नहीं थे जो गरीब और साधनहीन थे, बल्कि वे भी थे जो समाज की क्षेत्रीय सीमाओं, गांवों में, झोपड़ियों में या जंगलों और पहाड़ों में बसते थे, बल्कि वे भी थे जिनकी जिंदगी के तौर तरीके मजबूरी में या मुख्य धारा के लोगों के तौर तरीकों से भिन्न थे। मिसाल के तौर पर भिखमंगे, पागल, साधु, चोर और डकैत। दार्शनिक मिशेल फौकॉल्ट को इस बात का श्रेय जाता है जिन्होंने इस समस्याग्रस्त श्रेणी के लिए अपनी पुस्तकों डिसिप्लिन एंड पनिश एंड मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में कुछ मानदंड निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि हाशिए पर रहने वालों का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्य धारा का अन्य पहलू है। आगे चलकर एनाल्स के तहत सांस्कृतिक, मानसिक एवं मनोइतिहास का अध्ययन हुआ। रॉजर चार्टियर ने फ्रांसीसी क्रांति की सांस्कृतिक उत्पत्ति को खोजने के प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने पुस्तक प्रकाशन, पाठन प्रकृति एवं मुद्रण की शैली के विकास को भी अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाया। ली गॉफ ने मानसिक समस्याओं को अपने अध्ययन में ध्यान दिया। सामुदायिक व्यवहार कैसे नियंत्रित होता है, सामुदायिक व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, नवीन स्थितियों के लिए समाज कहाँ तक उत्तरदायी है, ऐसे प्रश्नों पर ली गॉफ ने अपना ध्यान केंद्रित किया। नटाली डेविस एक अन्य इतिहासकार ने आधुनिक फ्रांसीसी लोगों के वर्गिक लक्षणों पर बल दिया। लोगों के ऐतिहासिक, मानसिक एवं सामाजिक व्यवहार की व्याख्या का प्रयास किया। उन्होंने एक व्यक्ति, समाज एवं भीड़ के व्यवहार का भी अध्ययन किया। काल्पनिक प्रेम, हंसी एवं अन्य साधारण विषय आज फ्रेंच इतिहासकारों के अध्ययन की विषय वस्तु बन गए हैं। एनाल्स राजनीतिक इतिहास के अलावा अन्य सभी विषयों को अपने में शामिल करता है। बिना राजनीति के अतीत की समस्त घटनाओं को समझना आसान नहीं है। राजनीति शास्त्र एवं उसकी सामाजिक गतिविधियां मानव सभ्यता के विकास की कुंजी है। एनाल्स राजनीतिक घटनाओं को नकारते हुए सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने पर ध्यान देता है, जबकि बिना राजनीति के सामाजिक घटनाक्रम को समझना आसान नहीं है। यह विशेषज्ञता का युग है। ऐसे में किसी घटना को समग्र रूप में देखना आसान नहीं है। एनाल्स अपने शोध में कई विषयों को लाया। इससे इतिहास प्रत्येक वस्तु का विषय बन गया। इसमें कुछ विषयों पर तो अधिक प्रकाश डाला गया एवं कुछ को कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया गया। वास्तव में फेब्रे और ब्लॉक का मानना था कि इतिहासकार तभी अतीत के ज्ञान को समृद्ध कर सकता है जब वह समाज विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र से मुक्त रूप से जानकारी लेने के लिए तत्परता दिखाए। हालांकि इसका मतलब दस्तावेजों या विद्वतापूर्ण सरोकारों का निरादर नहीं है, और दोनों इतिहासकारों ने निष्पक्षता के सर्वोच्च मानदंडों पर जोर दिया। किसानों के जीवन को उजागर करने के लिए यहाँ तक कि कानूनी और मठ संबंधी दस्तावेज भी खोले गए, क्योंकि इस तरह के दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए जानबूझकर तैयार नहीं किए गए थे और जिनमें न्यायिक जांचों और अदालती मुकदमों के दौरान राज्य तथा वास्तविक लोगों का जीवन आपस में टकराता था। ब्लॉक और फेब्रे का लिखा इतिहास वह इतिहास है जो समाज विज्ञानों के लिए खुला था। घटनाओं की कहानियाँ मात्र होने के बजाय समस्या उन्मुखी और विश्लेषणात्मक था और राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा था। एनाल्स स्कूल की स्थापना 20वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इतिहासकारों ने विषय और पद्धति में निरंतर नई नई खोजों के जरिए समय समय पर इतिहास लेखन से जुड़े व्यवहार को पुनर्परिभाषित किया। इस स्कूल के इतिहासकारों ने आर्थिक संरचना का इतिहास, दीर्घकालीन विकास का इतिहास, मनोवृत्ति का इतिहास, लघु इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास जैसे तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।